हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके दोनों शिफ्टों के प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके है, एमपी जीके के प्रश्न है, हिस्ट्री के प्रश्न है, जियोग्राफी के प्रश्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न लिए गए हैं, पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण इस वीडियो को हम लोग 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न हो जाएंगे तो आप ऊब भी जाएंगे और प्रश्नों को जो है ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमने वीडियो को लगभग एक वीडियो में 150 से 200 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न जो हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि यदि आप सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 50% प्रश्न तो ऐसे ही सही करके आएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों के लिए हमको ये वीडियो बनानी पड़ी है। कुछ भैया बहन ने रिक्वेस्ट किया था बार बार और कई बार कमेंट आए हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है। यह वीडियो लगभग दोस्तों 1 हफ्ते में बनकर तैयार हुई, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी और प्रश्नों को छांटना जो है कि प्रश्नों को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, आपके एग्जाम में 15 मार्च को पहली शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि लाल बाग महल कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था इंदौर में। लाल बाग महल कहाँ पर स्थित है, तो यह इंदौर में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है सन 1993 ईस्वी में। दोस्तों, आपको सुनना ध्यान से, आप लिखेंगे नहीं चलेगा, बट आप ध्यान से सुनिए। यदि आप सुन लेते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं वो याद हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण द्वार कहा जाता है ये बुरहानपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, अगला प्रश्न आपका आया हुआ है राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। जो बागवानी मिशन है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बना है कि बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, बुरहानपुर जो है हमारा ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित शहर है। किस नदी के? ताप्ती नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका दिया गया है मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ पर है। देखिए, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर था आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश में भोपाल में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है ये राउफ नृत्य है। कौन सा? राउफ नृत्य, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके आंसर बताए जा रहे हैं वो आपके ऑप्शन के माध्यम से बताए जाएंगे। इसलिए क्या होता है, कभी कभी कुछ भैया बहन जो समझ नहीं पाते हैं और वो कमेंट कुछ और कर देते हैं। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जो ऑप्शन बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम में दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ही आपको राइट आंसर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ है कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो आपका राइट आंसर होगा 74.04%, यानी 74.04% रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये बड़वानी में स्थित है। कहाँ पर? बड़वानी में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था एमपी यानी मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जिसे शॉर्ट में MSEM कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। यानी MSEM की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 5 अप्रैल सन 2016 को। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना 5 अप्रैल सन 2016 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सतखंडा महल कहाँ स्थित है। तो देखिए, सतखंडा महल जो है हमारा ये दतिया में स्थित है। कहाँ पर? सतखंडा महल हमारा दतिया में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले हमने जीके और एमपी जीके के प्रश्नों को लिया है।
इसके बाद आपका जो है हमने क्रम बाई क्रम एक एक प्रश्नों को रखा है। हम आपको सभी चीज़ों को बताएंगे विस्तार से कि कौन सा प्रश्न है, और जिस प्रश्न को आपको विस्तार से बताने की जरूरत है, जो प्रश्न आने की संभावना है, उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। इस टाइप के प्रश्न जो है ये लगभग 7 से 8 बार पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा है ये 931 है। लिंगानुपात आप समझिए, तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। और यह 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की लिंगानुपात 931 रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। देखिए नृत्य हमारा दो प्रकार का होता है, एक लोक नृत्य होता है और एक शास्त्रीय नृत्य होता है। तो यहाँ पर हमसे लोक नृत्य की बात पूछी गई, सॉरी राज्य नृत्य की। तो भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ये आपके एग्जाम में बन चुका है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। कौन सा है, बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या में की दृष्टि से किस स्थान पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार जो है मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5वें स्थान पर था। ठीक है, 5वें स्थान पर था। आज यदि पहला स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में तलवारबाजी की अकादमी कहाँ है। तलवारबाजी की अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता कौन है। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसके निर्माता कौन है, तो दादा साहब फाल्के हैं। ठीक है, और एक देखिए पुरस्कार भी दिया जाता है, कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, जो फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नर्मदा के किनारे कौन सा शहर स्थित है। देखिए नर्मदा के किनारे, तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं अमरकंटक है, डिंडोरी है, मंडला है और जबलपुर है। ठीक है, आपके ऑप्शन में जो दिया जाएगा आप उसको राइट आंसर करेंगे, कोई एक ही इनमें से दिया जाएगा। ये सभी नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। देखिए नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बन रहे हैं। तो देखिए नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहते हैं, नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है, और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। रेवा नदी, ये नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी दिशा है। यानी ये पश्चिमी दिशा जो है इसमें बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है, और ये मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी। आपसे एमपीजीके का प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नर्मदा नदी। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ठीक है, ये 3 स्टेट में बहती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि तेजा जी का मेला। देखिए एक तेजा जी का मेला प्रसिद्ध है जो प्रतिवर्ष लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है, तो इसका राइट आंसर है भामोर में, और यह आज लगभग 100 वर्षों से लग रहा है। तेजा जी का मेला भामोर में, भामोर एक गाँव का नाम है। ठीक है, वहाँ पर ये प्रतिवर्ष 100 वर्षों से आज लग रहा है, जो कि एक प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को ग्रीनविच कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है उज्जैन को। उज्जैन को मध्य प्रदेश का ग्रीनविच कहा जाता है। दोस्तों आप एक एक प्रश्नों को जो है विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एमपीजीके के प्रश्न बढ़ाए गए थे, फिर बीच में क्या हुआ, 4-5 दिन एमपीजीके के प्रश्न फिर से कम कर दिए गए। अब फिर से क्या होगा, अब आपका जो 26 तक एग्जाम शायद चलने वाला है, अब फिर से आपके एमपीजीके के प्रश्न बढ़ाए जा रहे हैं। एमपीजीके और साइंस के प्रश्न बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आपको दिए गए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। देखिए 2011 के अनुसार अब आदिवासी जनसंख्या पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर था आपका 21.1%। कितनी, 21.1% रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका नरेश चंद्र। कौन, नरेश चंद्र। यह मात्र 12 दिन तक रहे हैं। इन्होंने मात्र 12 दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालकर सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री में अपना नाम
दर्ज करा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो देखिए उज्जैन का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमपी कराटे अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए अकादमी से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो एमपी कराटे अकादमी कहाँ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 2007 में, जुलाई सन 2007 में हुई थी एमपी कराटे अकादमी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नागपुर में जो उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। दोस्तों अभी हमने कल एक प्रश्न वीडियो अपलोड की थी, जो कि लगभग आपकी आधे घंटे की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो, और उसमें हमने जितनी भी भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, सभी योजनाओं को डिस्कस किया है। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि आपसे या तो सन पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा किस मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए आप सभी एक बार उस वीडियो को जरूर देख जाए। मात्र 30 मिनट की वीडियो है, उस 30 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी लोगों की आजीविका का साधन क्या है? तो देखिए जो कश्मीरी लोग हैं इनकी जीविका का साधन क्या है? पर्यटन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका जो मुख्य साधन है ये पर्यटन ही रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सांची विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? डेट पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 9/11/1972 को। कब? 9 नवंबर सन 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और संबंधित देखिए टॉपिक, तो वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य रहा है इसको लागू करने का। देखिए इसीलिए हमने चीज़ों को विस्तार से बताया है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको हमने यहाँ पर विस्तार से बताने का काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। देखिए नदियों के किनारे प्रमुख शहरों का नाम पूछा जाता है, बसे हुए शहरों का नाम बहुत पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है हॉकी, जो कि सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कामाख्यान मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्यान मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था आपका असम में। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैहर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैहर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है सतना जिले के मैहर गांव में। उस गांव का नाम ही मैहर था, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? तो सतना जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया था? तो बंगाल में जो है अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू करवाया था। और कब करवाया था? तो सन 1793 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यह रीवा में स्थित है और बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। बहुटी जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, और यह कहाँ पर है? तो यह रीवा में स्थित है और यह सेलर नदी पर है। जो बहुटी जलप्रपात है यह सेलर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकल पहाड़ी कहाँ है? देखिए एक पहाड़ी है मैकल पहाड़ी, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ती है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका अमरकंटक में। इस टाइप के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोड़ा इसी संबंधित पॉइंट देखिए कि अमरकंटक के पास विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली छोटी पहाड़ी मैकल, जिसे संस्कृत साहित्य का मैकाला कहा जाता है। मैकल पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बरगी बांध कहाँ पर है? देखिए एक बांध है आपका बरगी। तो यह बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना बृहद बांध है। ठीक है, और यह बांध जबलपुर के पास स्थित है। आपसे जब पूछा जाएगा कि बरगी बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जबलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो एक जियोग्राफी का एक प्रश्न जो है यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, तो इसको देखिए। इसका राइट आंसर है भंगार मिट्टी। कौन सा? भांगर मिट्टी। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है, जिसकी देखिए भांगर ऐसे लिखा जाएगा, वहाँ पर गलती से भंगार लिख उठा है। ठीक है, तो यह है भांगर मिट्टी।
पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए, अगला प्रश्न आपको दिए गए हैं, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नीलगिरी जो पर्वत है ये भारत के राज्य तमिलनाडु का एक मुख्य पर्यटक स्थल है, यानी ये कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बन चुका है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसका राइट आंसर है क्षिप्रा, जिसे सिप्रा भी कहते हैं। क्षिप्रा और सिप्रा एक ही नदी का नाम है, ठीक है, और उज्जैन जो है इन्हीं के किनारे बसा हुआ शहर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखिए बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर, होशंगाबाद में स्थित है। और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। तो देखिए पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी या फिर द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के रूप में भी जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी कौन है, तो पंचमढ़ी है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए जो तानसेन समारोह है ये ग्वालियर में स्थित किया जाता है। कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुध कारखाने हैं। आयुध कारखानों की संख्या पूछी गई है, जिसका राइट आंसर होना चाहिए 6। मध्य प्रदेश में कुल आयुध कारखाने कितने हैं, 6। और यदि पूछा जाए कि भारत में कुल कितने आयुध कारखाने हैं, तब आपका राइट आंसर होगा 41 यानी 41। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए एशिया। जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से भी एशिया ही महाद्वीप होगा, ठीक है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। आपसे एक प्रश्न जरूर बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए राजीव कुमार है। और ये किस नंबर के बने हुए हैं, तो 25वें नंबर के हैं, ठीक है, ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। इनके पहले 24 लोग बन चुके हैं, अब ये 25वें हैं राजीव कुमार जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल विलास महल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जल विलास महल जो है ये हमारा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था। तो देखिए यह सन 1865 में टेवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 1865 में। और कहाँ पर किया गया था, तो टेवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में 2021 में जीआई टैग किसे मिला है। मध्य प्रदेश में 2021 में जीआई टैग किसे मिला है, तो आपका राइट आंसर था बालाघाट को। आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्लौर चावल के लिए किसे जीआई टैग मिला है। एक चिल्लौर चावल है, उसके लिए किसे जो है जीआई टैग मिला है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपको बालाघाट को ही। यह बालाघाट से संबंधित प्रश्न था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन को कहाँ दफनाया गया था। किसको, तानसेन को कहाँ दफनाया गया था, या फिर इसका मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों अब हिस्ट्री के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, हिस्ट्री के प्रश्न अब शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से आप ध्यान से एकदम देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो देखिए दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, शकों को किसने परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। शकों को किसने परास्त किया, तो इसका राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून सन 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जलियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर होना चाहिए जनरल डायल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1780 के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग रहा है। 1780 के द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा कि मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा आगरा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मुर्दे का टीला।
ठीक है, इसे मुर्दे का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जोगी महक किस किले में स्थित है? एक जोगी महक है, ये किस किले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रणथंभौर का किला। ठीक है, रणथंभौर के किले में जोगी महक स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तो देखिए तक्षशिला जो है ये गांधार की राजधानी है। तक्षशिला जो है ये गांधार महाजनपद की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो देखिए ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? तो सिंधिया साम्राज्य के समय जो है ग्वालियर को सन 1810 ईस्वी में राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था? यानी किसके बाद जो है मौर्य वंश समाप्त हो गया था और नया वंश एक शुरू हो गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका वृहद्रथ के बाद। किसके बाद? वृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से मिले थे। कहाँ से? लोथल से मिले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाहौर अधिवेशन सन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, जिला सड़क रख रखाव का निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका जिला परिषद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? तो देखिए संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। दोस्तों पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप उनको ध्यान से सुनना। संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? जो संसद की संयुक्त बैठक होती है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 108 के तहत। संसद की संयुक्त बैठक जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद और 23 और 24 में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में, यानी अनुच्छेद 56 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 14, ये समानता के अधिकार को प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 226 है यह उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। किसकी? रिट जारी करने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है हमारा ये 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच में आता है। मौलिक अधिकार हमारा 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अनुच्छेद व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 301। कौन सा? अनुच्छेद 301। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया था ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। किसका? संवैधानिक उपचार का अधिकार से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 246 में, यानी 246 में। एक्ट 246 में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो देखिए ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन देश का कोई लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए भारत में जो पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर सन 2015 में। अगला प्रश्न आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस जो है ये हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितनी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू करते समय इतने कितनी अनुसूचियां थी, तब आपका राइट आंसर होना 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये पूछा जाए कितने भाग थे, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 22 भाग थे। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं और जब लागू किया गया था तब मात्र 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है? तो 12 हैं। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए अधिवेशन पूछा गया, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर है आपका सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से संविधान से प्रेरित है, तो सोवियत संघ से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है इसे कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रणाली है ये किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर है आपका आयरलैंड से। अगला प्रश्न संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपके प्रत्येक शिफ्टों में जो है संविधान से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको जो है एक एक प्रश्नों को जो है आपको आसानी से और थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस कराना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था यह सन 1951 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम फिजिक्स के प्रश्न देखते हैं। किसके? फिजिक्स के प्रश्नों को देखते हैं, विज्ञान से संबंधित प्रश्न। ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक क्या है। तो देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है पारा। दोस्तों यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि सर जो है एक एक सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक जीके से मात्र 50 से 60 प्रश्न कराएं, पॉलिटी से सिर्फ 50 से 60 ही प्रश्न है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये 3 स्टेप में आएगी क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न है। ठीक है, एक ही वीडियो में लगभग 1000 प्रश्नों को नहीं डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि वीडियो को प्रश्नों को खोजने में, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। हमने लगभग 1 हफ्ते की मेहनत की है क्योंकि हम आपसे वादा कर चुके थे, इसलिए हमने वीडियो बनाया है। तो आप प्रश्नों को देखते रहिए, आपको सभी प्रश्नों को बताया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोलन किस प्रकार की गति करता है। तो देखिए जो दोलन है ये रैखिक गति करते हैं। किस प्रकार की? रैखिक गति करते हैं। अगला है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपसे देखिए दिया गया है कि दूर तथा निकट दृष्टि दोष क्या है और इनके उपचार। इससे संबंधित तो कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं, पहले आप समझिए दूरदृष्टि दोष क्या है। तो कोई व्यक्ति जो है ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे निकट की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई दी। यदि आप दूरदृष्टि से पीड़ित हैं तो आपको दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन आपको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, एकदम उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यदि पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष से निवारण के लिए किस चश्मे के या फिर किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का इसमें उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर इसी को आप अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न इससे बनेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, या फिर पूछा जाएगा इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की रखी हुई वस्तुओं में नहीं दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, और इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किसका? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है। किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न पूछा जा चुका है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। तो देखिए चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अगला प्रश्न, दाब का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। आपका एक प्रश्न आया हुआ था इससे संबंधित, इसलिए हमने दाब का सूत्र ले लिया है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और दाब का एसआई मात्रक पूछा जाए तो यह पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को मूव करते हैं। एक एटीपी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। एक एटीपी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है आपका, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए CaOH का होल टू आई। और इस बुझे चूने का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड। और यह प्रश्न लगभग 15 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार? 15 बार रिपीट हो चुका है। बुझे चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। साइंस के प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही प्रश्न को बहुत ज्यादा रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान होता है 7 शुद्ध जल का, और यह भी बहुत रिपीट हो चुका है प्रश्न। दूसरा आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि रक्त का कितना पीएच मान होता है। अगला बनेगा नींबू का कितना पीएच मान होता है, जो कि आपके ऑप्शन में 2 भी दिया जाएगा, 2.2 भी दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले 2.2 को सही करेंगे, उसके बाद आप 2 को सही करेंगे, ठीक है। देखिए आप समझिए, जो पीएच मान होता है ये कोई भी खट्टा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है, तो उसका 7 से कम होगा। 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। यदि वह क्षार है तो 7 से ऊपर होगा, 8 9 10 11 12। यदि वह उदासीन है, जिसे हम लवण भी कहते हैं, तब उसका मान 7 होगा, ठीक है। तो जल हमारा क्या है, यह उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 है। तो अब आप किसी भी चीज़ का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन बी और सी। यह लगभग 13 से 14 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए है, डी है, ई है और के है, ADEK। और जल में पूछा जाए तो विटामिन बी और सी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को पूछा जाता है। विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को पूछा जाता है। तो देखिए सभी विटामिनों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। उसकी कमी से होने वाला रतौद कौन सा रोग है, तो रतौंधी। सबसे पहले आप ये जानिए कि विटामिन से संबंधित 50 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कितने बार पूछे जा चुके हैं, 50 बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप विटामिन को जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न आपको जरूर। और आज जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है वहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है विटामिन से ही। कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 4 प्रश्न यानी पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अब हम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। नेक्स्ट है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। नेक्स्ट प्रश्न अगला है आपका विटामिन B12। विटामिन बी और विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 का नाम है
कोबालमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक है एनीमिया, दूसरा है पॉर्निशियस। ठीक है। अगला है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। इसमें मसूड़ों से खून आना, ऐसी क्रिया होती है। आपका ऑप्शन में सिर्फ दिया जाएगा स्कर्वी, तो आपका राइट आंसर होगा स्कर्वी। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और दूसरा है ओस्टियोमेलेसिया जो कि वयस्कों में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अक्सर आपको रिकेट्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है विटामिन ई, अगला पॉइंट विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। क्या? टोकोफेराल। यह कई बार पूछा गया है और इसकी कमी से रोग होते हैं ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और मानसिक रोग भी होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और मानसिक रोग भी होते हैं। अगला है विटामिन के। अगला कौन सा विटामिन है आपका? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोना। कौन सा? फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। यह अकेले ही 10 बार पूछा जा चुका है कि किस विटामिन की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि मेहंदी किस तत्व के कारण लाल हो जाती है? तो देखिए मेहंदी जो है ये टैनिन के कारण लाल होती है। किसके? उसमें टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि उस एक पौधों के वृक्षों में, जो पौधे हैं उनके छालों में और पत्तियों में यह पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से मेहंदी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? यह प्रश्न जो है 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न अब आपसे देखिए, उधर पूछा गया था बुझा चूना का होगा सूत्र CaO इसको होल्ड वाइज। अब पूछा जाएगा कि चूना का सूत्र क्या है, और पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CaO चूना का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है बाल और नाखून। देखिए अब बायोलॉजी के प्रश्न है, बाल और नाखून किस ऊतक के बने होते हैं? तो देखिए बाल और नाखून जो है ये कैरोटीन नामक ऊतक के बने होते हैं हमारे बाल और नाखून। अगला है सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है आपका DNA और RNA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हिंदी इंग्लिश में देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हिंदी में इसे ऐसे लिखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में देखिए फिर है RNA, तो RNA का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए आप हम बता दें, आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न है उस जीवाणु का नाम बताइए जो पौधों की जड़ों में रहता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और रहने के लिए इंपॉर्टेंट भी है पौधों में? जिसका राइट आंसर है आपका राइजोबियम नामक जीवाणु। यह पौधों की जड़ों में रहता है। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो देखिए कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। किसे? हरित लवक को। अब नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए RBC का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। और अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि WBC का जीवन काल होता है, तो ये 13 से मात्र 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन के बाद ये डेथ हो जाती है इनकी। और RBC का जीवन काल 120 दिन तक होता है। और देखिए WBC की जो संख्या होती है हमारी बॉडी में यह 4500 से लगभग 10,000 के बीच में होती है WBC की संख्या, और इनका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बीमारियों से संबंधित प्रश्न है कि दूषित पानी में कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए दूषित पानी में हैजा और टाइफाइड नामक बीमारी होती है जो कि प्रमुख बीमारी है और यही आपके ऑप्शन में दी जाएंगी। अगला है HIV का पूरा नाम क्या है? तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और देखिए यहाँ हिंदी में भी हमने इसीलिए लिख दिया है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये कई बार पूछा गया है। तो प्रमुख रोग है मलेरिया, फिर डेंगू, फिर चिकनगुनिया। ये सभी मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं और आपके एग्जाम में कोई एक ही नाम दिया जाएगा, या तो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया। तो आप इन तीनों का नाम याद रखिए जिससे कि आप राइट आंसर बता सकें। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने जो है एक साइंस की वीडियो अपलोड की है जिसमें लगभग 150 से 200 प्रश्नों को माध्यम से हमने वहाँ पर समझाया है।
तो वहाँ पर हमने इतने विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। जैसे हमने वहाँ पर सभी विटामिनों के नाम, वहाँ पर किसका कौन सा नाम है, जैसे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीएच मान और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। और जिन्होंने उस वीडियो को देखा है और जो एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी भैया बहन से यदि आप पूछ सकते हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उस वीडियो से बाहर पूछा जा रहा है। इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, सभी लोग हमने एक जो है साइंस की वीडियो अपलोड की है और एक हिंदी की स्पेशल वीडियो एमपी पटवारी के लिए अपलोड की है, जिसको हमने शॉर्ट और एकदम बेसिक मेथड से एक एक चीज़ों को, आप रस को कैसे पहचानेंगे, कौन सा समास है कैसे पहचानेंगे, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कैसे होगा, कौन सा अलंकार है इस शब्द में और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और एक वीडियो एमपी जीके की हमने अपलोड की है, जिसमें एमपी में कौन वर्तमान में क्या है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन से टाइगर रिजर्व, यानी जितने भी एमपी जीके से प्रश्न बन सकते हैं और मंत्रिमंडल से भी सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर दिया है। इसलिए आप मात्र एक एक घंटे या फिर आधे आधे घंटे की वीडियो है, तो आप उस वीडियो को अपना 2-3 घंटे देते हैं तो आप एक तो साइंस है, दूसरा एमपी जीके और स्टैटिक जीके से, तीसरा हिंदी से, इन तीनों सब्जेक्ट से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है, यदि आप अपना मात्र 3 घंटे हमको देते हैं। क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक एक चीज़ों को विस्तार से डिस्कस किया है और एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, ठीक है, और लगभग 150 से 200 प्रश्नों से डिस्कस किया है, किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को एकदम विस्तार से बताया गया है। आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उद्योगों से निकलने वाले धुएं क्या कहलाते हैं। तो देखिए, उद्योगों से जो निकलने वाले धुएं हैं ये वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जीन किससे बने होते हैं। तो जीन जो है हमारी ये डीएनए से बने होते हैं। जीन हमारे किससे बने होते हैं, तो जीन हमारे जो हैं ये डीएनए से बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया था। अब दोस्तों हम अभी हमारा जो हाल ही में 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है, उन दोनों दिनों को हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन पहले के हमने जान के रख दिया है, क्योंकि एक दिन आपकी छुट्टी थी, फिर आपका पैटर्न चेंज होने वाला था, इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो को रख दिया है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश में। यह एमपी जीके का प्रश्न है, इसीलिए आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर था आपका निर्मला सीतारमण को। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में बैडमिंटन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हेमंत विश्व शर्मा को। दोस्तों जो भी हमारी एनालिसिस की वीडियो देखते होंगे, हम प्रत्येक वीडियो में और प्रत्येक शिफ्टों में ये चीज़ कहते हैं कि आप खेलों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़ के जा सकते हैं, और वर्तमान में किस देश का कौन सा राष्ट्रपति नया बना हुआ है, किस देश की कौन सी नई राजधानी बनी हुई है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए। क्योंकि यदि आप इस टाइप के प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो अब इन्हीं प्रश्नों को आपको पूछा जाएगा आपके एमपी जीके और जीके में, ठीक है। इसलिए आप महिलाओं से और खेलों से और कौन से देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं और किस देश की कौन सी नई राजधानी बनी है, इस टाइप के प्रश्नों को आप जितना अधिक से अधिक पढ़ के जा सकते हैं उतने अधिक प्रश्नों को पढ़ के जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 2022 में राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि का उद्घाटन किसने किया था। तो देखिए 2022 में जो है राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहाँ किया था, तो नई दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो किसने किया है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के नए अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं प्रारूप समिति के नए अध्यक्ष। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न को देख कर जाइए। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि वेद नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। वेद नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका अशोक महान को जाना जाता है। अगला प्रश्न साइंस का है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल के सूत्र है CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि CH3COOH का नाम क्या होता है। तो इसका भी राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं है। तो आपका राइट आंसर विटामिन के, आपके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील सिर्फ और सिर्फ B और C होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य तथा वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो देखिए पत्तियों का जो हरा रंग है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगला प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब का मान घटता जाता है और जब हम नीचे आते हैं तो वायुदाब का मान बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था कि Ctrl+4 का क्या उपयोग है? तो देखिए Ctrl+4 का उपयोग है कि यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। यह कीबोर्ड शॉर्टकट है। इसका उपयोग अक्सर इंटरनेट ब्राउजर या टैब समर्थन वाले अन्य प्रोग्राम में चौथे टैब पर स्विच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था Ctrl+टैब क्या होता है? तो इसका उपयोग जो है अक्सर ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, F4 का क्या उपयोग है? F4 का उपयोग होता है अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि MS विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए MS विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की जो होती है यह है ESC। क्या है? ESC का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमने लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लगभग 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी 2 दिन बाद आएगी क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं आप उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।